वारिस पठान जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात उठाई थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने 1947 का कट ऑफ डेट लगा दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड तो कितने सेंचुरीज पुराना का भी लैंड ले सकता है, इसका जवाब दीजिए ना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वहां राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है, बोलिए। गलत गलत गलत, ऐसा किसी का भी लैंड कोई नहीं ले सकता। जो जमीन है उसका गैजेट होता है, गैजेट के बाद वो जमीन को वक्फ डिक्लेयर किया जाता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद वो वक्फ होती है। यही तो आप लोग झूठा भरम फहरा फहरा के रोज रात को 8 बजे पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। और हमारी वक्फ की जो जमीन है, हमारे मदरसे, मस्जिद, हमारे ऑर्फनेज सब खा जाना चाहते हैं बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी, या आरएसएस सब क्या बात कर रहे हैं, सब जपत क्या बात कर रहे हैं। वाराणसी में 118 साल पुराने कॉलेज को वक्फ की प्रॉपर्टी कह दिया है। एक वाराणसी की बात सुधांशु त्रिवेदी जी, वो वारिस पठान को नहीं दिखती? जो वक्फ की है वक्फ की है, अभी जो वक्फ की जमीन है वक्फ की जमीन है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये हेरा फेरी पिक्चर नहीं है। हमारा है, तुम्हारा भी हमारा है, नहीं चलेगा। कानून है, वक्फ एक्ट अभी तक एग्जिस्टेंस में है ना वक्फ एक्ट। आपको अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत है? क्यों चाहते हो कि आप कलेक्टर के हाथ में सब छोड़ देंगे, डीएम के हाथ में सब छोड़ देंगे, और मुसलमानों के वक्फ के बोर्ड के अंदर हम नॉन मुस्लिम को डालेंगे? क्या कोई हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कोई मुस्लिम आ सकता है? नहीं आ सकता। तो धांधली दादागिरी नहीं चलेगा सुधांशु जी। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप संविधान की शपथ लिए हो, आपने राज्यसभा के एमपी बने हो, आप क्यों नहीं मानते संविधान को? क्यों रोज धज्जियां उड़ाते हो आप उसकी? अफसोस होता है कि इतना बड़ा सुधांशु त्रिवेदी जैसा आदमी संविधान नहीं मानेंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए, तहसीन भाई आ रही हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। जो आएगा दिल में करेंगे, सर्वे एक मिनट ड्रोन से करेंगे। वारिस पठान साहब हो गया भाई, आप तो लगातार बोलते चले जाते भाई, फिर गोलियां दूसरे का भी वक्त का इंतजार करिए। आप तो तकरीर देने के मूड में आ जाते हैं, मुसलमान बच्चों को क्यों जैसे लगता है स्पीच दे रहे हो। हाँ, मैं बताता हूं वारिस पठान जी की बात का, दोनों बातों का तर्कसंगत उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि किसी हिंदू धर्म स्थल के ऊपर मुस्लिम को बनाया गया कि नहीं। 2011 में कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष आजम खां थे। वारिस पठान साहब कान खोल के सुनो, ममता बनर्जी की सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन फरहाद हाकिम को बनाया हुआ है। कान खोल के सुनो। और आपका भी संविधान में प्रतिबद्धता एक बात में साफ हो जाएगी। वारिस पठान साहब उत्तर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि अब वहां पर राम मंदिर है। बोलो वहां राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है ताक़यामत बाबरी मस्जिद रहेगी। बोलो संविधान को मानते हो कि नहीं? बोलो। अभी नहीं बोल पाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लिए। बोलो भाई, आस्था की बुनियाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मानते हो तो राम मंदिर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। वारिस पठान का मेरा आज भी मानना है कि एक बार जहाँ निर्णय हो चुका है सर्वोच्च न्यायालय का, क़यामत तक मस्जिद रहेगी। वारिस पठान का मानना है, मेरा मानना, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वर्मा साहब ने कहा था, आप संविधान का मामला नहीं है, आप वारिस पठान का मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। यानी कि लाल किताब बस लाल किताब बन के रह गई। और तहसीन पूनावाला, मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, क्या संविधान की कॉपी सिर्फ एक प्रॉप है? लगा दीजिए तस्वीरें खिंचवाने के लिए, और उसके बाद संविधान से ना मतलब ना कोई बातचीत। ईवीएम पर जीती हुई झारखंड में सब लोग जाएंगे फोटो ऑप के लिए, लेकिन सवाल उठाएंगे महाराष्ट्र पर, हरियाणा पर, क्योंकि वो आपके मुताबिक नहीं हुआ। लोअर कोर्ट में जो छोटे छोटे जजेस हैं वो आग लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन आग लगाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज आपकी मन मुताबिक अगर नहीं होता तो सब खराब है। मैं पूछना चाहती हूं, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ले रही थी ओथ, अच्छी बात है, वो आई हैं पार्लियामेंट में, और एक महिला का आना बहुत बड़ा दिन होता है। लेकिन उसके बाद संविधान से देश का पार्लियामेंट नहीं चलेगा, संसद नहीं चलेगी। इस देश के लोगों ने, जिन्होंने चुनकर आपको वहां भेजा है, उनकी समस्याएं नहीं उठेंगी। उठेगा तो सिर्फ हर कोई अपने हिसाब से अपने काम की बात, अपना ओथ लिया और उसके बाद हो हल्ला, कोई और काम नहीं। यह होता है संविधान की तरफ आपकी मान्यता। नादिका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला तो आपका शुक्रगुजार हूं। आपने 2-3 चीजों को जोड़कर क्योंकि बात की, 2-3 चीजों का संक्षेप में जवाब दे दूंगा। सबसे पहले आपने माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी की बात की, शुभकामनाएं देते हुए आपने कहा कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब क्यों किया गया उसके बाद, और ये संविधान के खिलाफ है।
वही संविधान के खिलाफ स्वर्गवासी अरुण जेटली जो सुषमा स्वराज जी थे, अरुण जेटली जी ने स्वयं आपको कहा था कि पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना ऑपोजिशन का राइट है। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल के ऊपर। सरकार पहली बार बहुमत में होने के बाद डिस्कशन से भाग रही है, लेकिन आपने सुधांशु जी ने बात की अमर अकबर एंटनी की, मैं उस पर पहुंचता हूं। ईवीएम की बात करते, कोई ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन ये प्रश्न तो उठेगा ना कि जब भी ईवीएम में एक्स्ट्रा वोट्स आते, वो एक्स्ट्रा वोट हमेशा कमल के क्यों आते? पहली बात। दूसरी बात, मान लेते कि महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे जब वोटिंग खत्म हुआ और जिस दिन वोटिंग काउंटिंग शुरू हुआ, वहां पे 7% का इजाफा कैसे हुआ? 75 लाख वोट्स कैसे पोल हुए? और अगर इलेक्शन कमीशन से कहा जाता है कि 75 लाख लोग अगर उस वक्त पोलिंग बूथ में थे, उनका वीडियोग्राफी बता दो जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस में, तो उसमें हम संविधान के खिलाफ हो गए। तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं अमर अकबर एंटनी की बात से। देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक बात कह रहा हूं, भाजपा अपने जो एक पिटीशंस लगा रही है, इसमें जो लोग गुजर रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, चाहे वो राम गोपाल मिश्रा जी हो बहराइच में, चाहे वो गरीब हो संभल में, ये सारे गरीब है। एक भी भाजपा का नेता, एक भी कोई और पक्ष का नेता का बेटा नहीं मरता है। अगर धर्म और कौम खतरे में, इनके बच्चे क्यों नहीं आते पत्थर उठाने को? इनके बच्चों पर गोली क्यों नहीं चलती? क्योंकि भाजपा का इस पे सियासी फायदा हो रहा है। अजमेर शरीफ को भी आप कहना चाहते हो कि उसमें भी आप पिटीशन चाहते हो, लगाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी की मिनिस्ट्री उसके अंदर मैं सुधार देती हूं आपका सवाल। भाजपा का नेता नहीं, किसी भी नेता का बच्चा नहीं होता, सिर्फ गरीबों के बच्चे होते हैं। नहीं, भाजपा नेता मत कहिए, किसी भी नेता का बच्चा नहीं होता। और इसीलिए हर राजनीतिक दल को यह सोचना चाहिए। लेकिन सुधांशु जी, सवाल अनेक, जवाब दीजिए। अब मैं तहसीन भाई की बात का जवाब देता हूं, दोनों बातों का। पहली बात, इन्होंने पोलिंग बूथ की बात कही। तहसीन भाई, आपको पता होना चाहिए, हर पोलिंग बूथ पर हर उम्मीदवार का एक पोलिंग एजेंट बैठा हुआ होता है, और उस समय शाम का समय खत्म होने तक कितने लोग लाइन में आए, वो सारे उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट देख रहे होते हैं। कितनी जगह आपत्ति दर्ज की थी? बता के जाइए ना, उस दिन कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी? और रही बात इसकी वीडियो बनाने की बात, तो तहसीन भाई भूल जाते हैं कि आज के जमाने में तो सबके हाथ में मोबाइल है, और पोलिंग बूथ के बाहर तो कोई भी वीडियो बना सकता है कि कितनी बड़ी लाइन थी, कितने वीडियो बनाए थे, और उन वीडियो के साथ कितनी शिकायतें की गई। यही समस्या है कि जब हार जाओ उसके बाद हल्ला मचाने का प्रयास करना। अब रही बात इसकी कि जो आपने बिल्कुल टेक्निकल बात कही, मैं उसके टेक्निकल जवाब देता हूं। काउंटिंग के समय भी काउंटिंग एजेंट हर उसका होता है, और चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव सील की जाती है, उस समय हर पोलिंग एजेंट को कितने वोट पड़े हैं यह बाकायदा साइन करवा के फॉर्म दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार का भ्रम पैदा करना, भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास ठीक नहीं है, मेरे विचार से ये करना चाहिए। दूसरा जो मुझे राइट टू रिप्लाई देना। हाँ, आप सुनिए। हाँ, तो सुनिए तो मैं। और जो आप ये कहने का प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी का नेता का बेटा, तो मैं बताना चाहता हूं राजनीति क्या होती है। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है ना, और अभी 26 नवंबर गुजरा है। 26/11 में जो सैकड़ों लोग मारे गए थे, वो तो बड़े अमीर परिवारों के थे ना, गरीब के बच्चे तो थे नहीं। और तुकाराम आमले जैसे जो महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही मारे गए थे, वो भी नॉर्मल नहीं थे, वो तो नॉर्मल, वो तो बड़े लोग थे। उसके बाद शर्मसार करने वाली बात क्या होती कि भारत की सेना बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की सरकार ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि पाकिस्तान पे होने वाली कार्रवाई से बीजेपी को लाभ ना हो। और यह बात बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में 2010 की अपनी विजिट में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखी है।